हे गाइस, वेलकम टू द जीएस क्लास। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल ये सब कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, वो पूरा का पूरा ही कोर्स है। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी ईपीएफओ। तो यहाँ पे स्टार्ट किया है हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन से, जो जिसमें ज़्यादा बहुत लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि सही सोर्स नहीं मिल पा रहा। आप एक वीडियो मेरी पुरानी पड़ी हुई है, आई गेस इससे 2 वीडियोस पहले मैंने अपलोड करी थी कि आखिर क्या फ्रॉड चल रहा है, कि कैसे कोचिंग्स बच्चों को लूट रही हैं। ठीक है, तो सब चीज़ें देख लीजिएगा, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर पढ़ना कहाँ से और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो उससे आगे आप बेटर डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए, मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव और मैं लाया हूँ आपके लिए यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और यहाँ पे क्लिक करके आप जो है यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। तो दूसरी बात आती है, ये आज तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लिया था, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव देख लिए थे हम लोगों ने, यूनिटरी अप्रोच देख ली थी, और हम लोगों ने देख लिया था वीवी गिरी अप्रोच और उसकी थ्योरीज। तो ये सब थ्योरीज एंड ऑल ये सब हो गए थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे, जो है प्लूरलिस्ट अप्रोच। तो प्लूरलिस्ट अप्रोच को हम लोग देखेंगे। पहले थोड़ा आप ये मीम देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम भी मैनेज करेंगे, तुम भी मैनेज करोगे। क्या मैनेज करेंगे? क्या मैनेज करेंगे? बस थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो दो मान लीजिए मैंने कहा था ना कि एक इंडस्ट्री का आप दो पार्ट में देखा करिए, एक है मैनेजमेंट, एक है वर्कर्स। ठीक है, हमेशा एक इंडस्ट्री को डिवाइड कर लीजिए। तो वहीं पे जब डिवीजन हो जाता है तो वहाँ पे जो है मैनेज करने की बात करता है। तो वहाँ पे प्लूरलिस्ट अप्रोच आप ये समझ सकते हैं कि इन शॉर्ट कि वहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनियन को भी। कहा जाता है कि ये दो मतलब पैरेलल चलते हैं दोनों साथ में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पैरेलल जो होता है, दोनों लोग पैरेलल चलते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स या यूनियन। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये बात तो आपको पता होगी शायद पहले से ही, प्लूरलिस्ट से ही पढ़ने में आता है कि यहाँ पे जो है पैरेलल चलने की बात हो रही है। ठीक है, प्लूरल तो दो लोग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले ही इसका मीनिंग आपको पता होगा। लेकिन क्या नहीं पता होगा मैं बताता हूँ आपको। आपको ये नहीं पता होगा शायद कि जो बहुत लोग ही नहीं बताते हैं कि इसमें मेन किस पे किया जाता है। इस पे मेन फोकस, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो मेन फोकस इसमें होता है कि कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व हो, कहाँ से कन्फ्लिक्ट आया है उस पर उतनी बात नहीं होती है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए उस पर ज़्यादा बात होती है। तो चलिए आगे डिटेल में देखते हैं कि आखिर आगे। और ये देखिए, इसके मेन थिंकर थे खर। ठीक है, खर, इसको अगर अमेरिकन एक्सेंट में बोले तो खर बोलेंगे वो लोग, वैसे आप कर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेन थिंकर जो थे ये कर थे। अब आप सोचेंगे कि अच्छा, ये थिंकर थ्योरीज ये क्या चल रहा है, अप्रोच अप्रोच। मैं बताता हूँ कि आखिर होता क्या है। ये अप्रोच मतलब अलग होती है कि थ्योरीज ये क्या चल रहा है। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 10 लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दे दी। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर थ्योरीज उनको जो है अप्रोचेस में रख दिया गया, कि उनकी थ्योरीज को पढ़ा गया, देखा गया कि उनकी अप्रोच जो है वो प्लूरलिस्ट सी लग रही है। ठीक है, तो उनको इस अप्रोच में रख दिया गया, प्लूरलिस्ट में रख दिया गया। किसी की अप्रोच जो लगी कि यूनिटरी सी है, तो उनको जो है यूनिटरी में रख दिया गया। जिनकी अप्रोच लगी कि मार्क्सिस्ट सी है, तो उनको उस थ्योरी के अंदर रख दिया गया। तो पहले आप अप्रोच पढ़ेंगे, फिर उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे कि आखिर जो थ्योरीज दी उनका नाम क्या था। तो उनका फ्रेम होगा प्लूरलिस्ट, और थ्योरीज जो होंगी इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। ठीक है, चलिए तो आगे की बात करते हैं। तो देखो, मेन जो बात है ये उस पर फोकस करते हैं कि कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व कैसे किया जाए, रादर देन कि वो कहाँ से अराइज हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद जो ये कहते हैं कि वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है उसका मेन जो रीज़न होता है वो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट जो है उस जगह का, वो मेन रीज़न होता है किसी भी इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट का। क्योंकि वो ये ऐसा मानते हैं कि जो एक इंडस्ट्रियल मासेस, जो आइसोलेटेड मासेस होते हैं, जिनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है मैनेजमेंट के साथ, वो ज़्यादा स्ट्राइक प्रोन होते हैं। रादर देन इफ़ वी मतलब अगर हम उसको एक साथ किसी मास को अगर डिवाइड कर दें कुछ ग्रुप्स में, तो वो उतना स्ट्राइक प्रोन नहीं होते हैं। क्योंकि उनका उसके साथ साथ, बल्कि डिवीजन के साथ साथ उनका कम्युनिकेशन भी होना चाहिए मैनेजमेंट के साथ, तो वो उतने स्ट्राइक प्रोन नहीं होंगे। पहली बात तो, एक तो वो आइसोलेटेड है पूरा का पूरा मास, ऊपर से वो स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है स्ट्राइक प्रोन ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको डिवाइड कर देंगे कि हाँ, ये जो इतने लोग हैं ये सर्विस सेक्टर में होंगे एक इंडस्ट्री के, और ये होंगे सेल्स सेक्टर में, और ये होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वहाँ पे स्ट्राइक्स के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिवीज़न इटसेल्फ है उस इंडस्ट्री में। ठीक है,
जैसे कि आप अगर हिस्ट्री में देखें तो वहाँ पे क्या हुआ था, हिंदूज मुस्लिम्स को जो है डिवाइड कर दिया गया था, इलेक्टोरेट उनको जो अलग कर दिए गए थे, ठीक है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि वैसे डिवीज़न जब हुआ तो उसके बाद से यूनिटी कभी नहीं आ पाई, है ना। तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसी चीज़ को समझ लीजिए यूज़ करते हुए जो है, अगर ये लोग अलग कर देते हैं तो वहाँ पे भी एक टूल समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो है स्ट्राइक्स जो है कम हो सकती हैं, ठीक है। रॉस एंड हार्टमैन्स क्रॉस नेशनल कंपैरिजन और स्ट्राइक्स पोस्टुलेट्स द डिक्लाइनिंग इंसिडेंट्स ऑफ स्ट्राइक्स, जो ये बोल रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम लोगों ने एक देखा कि जो इंस्टीट्यूशंस, जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं है और जहाँ पे ट्रेड यूनियन है, जब हमने उन दोनों को कंपेयर किया तो इन्होंने ये पाया कि वहाँ पे जहाँ पे ट्रेड यूनियन है वहाँ पे स्ट्राइक्स कम हो रही है, और जहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं है वहाँ पे स्ट्राइक्स ज़्यादा हो रही हैं। तो अब यहाँ से आप इसको ये बात समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको यूनिटरी अप्रोच से बताया था कि जहाँ पे वो लोग ये कहते थे कि ट्रेड यूनियन होगी तो वो कन्फ्लिक्ट ही अराइज करेगी, कभी भी रिजॉल्व नहीं करेगी, वो कन्फ्लिक्ट और अराइज करेगी। तो यहाँ पे ये बात जो है गलत ठहरा देते हैं ये, कि ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियन के होने से कन्फ्लिक्ट और अराइज होगा, जबकि ये कह रहे हैं कि वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लूरलिस्ट अप्रोच जब आई थी तो वो समय था मिड 16 अर्ली 70s का टाइम था, जहाँ पे आप समझ रहे हैं ये टाइम वो था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है मतलब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट जो है रोज रोज कुछ ना कुछ दिन पे होते रहते थे, ठीक है। तो उस जगह पे ये उस टाइम पे ये थ्योरी आई थी, ठीक है। अब उसके बाद जब एक थ्योरी जो फ्लैंडर्स एंड फॉक्स लेकर आते हैं तो फ्लैंडर्स कहते हैं कि जो मतलब थ्योरी का इन्होंने मतलब एक अपना अप्रोच दिया था, एक अप्रोच क्या कह सकते हैं, अपना एक व्यू दिया था कि अभी जो कन्फ्लिक्ट जो है ये कन्फ्लिक्ट इनहेरेंट है, क्योंकि दोनों के, अच्छा आपको, अच्छा मैंने नीचे स्क्रॉल नहीं किया है, एक मिनट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो दोनों के कंसर्न्स हैं वो दोनों के ही एम एम और ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। एक का गोल है कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, एक का गोल है कि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो जब दोनों के इतने अपोजिट वो हैं गोल्स हैं तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज होना जो है लाजमी है, ठीक है। तो वही बात ये कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा क्योंकि दोनों के गोल्स अलग हैं। आगे फिर फॉक्स की बात आती है। फॉक्स कहते हैं कि देखो रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है मार्केट रिलेशनशिप, ठीक है, और एक होता है मैनेजमेंट रिलेशनशिप, वेयर इट इज़ कहीं होता है मैनेजमेंट रिलेशनशिप भी होता है, नीचे होगा ठीक है, होता है, ठीक है, नीचे मिलेगा आपको, होता है वो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट रिलेशनशिप जब होती है तो मार्केट रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सीधा लेबर से कर लिया जाता है कि भाई देखो ये काम है, तुम्हें ये करना है और बस खत्म, ठीक है, टाटा बाय बाय खत्म नहीं, टाटा बाय बाय नहीं। तो ये बात होती है वहाँ पे कि देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये काम है, सिंपल सा नॉर्मल सा, मतलब कोई काम है और हमने लेबर को बोला देखो इतना पैसे दूंगा, ये काम है तुम्हें करना है बस, ठीक है। आगे देखते हैं, जब हम लोग मैनेजमेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन हो जाता है यूनियन का, ठीक है, वर्कर्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात नहीं होती है। जो फॉक्स ने बात कही है तो वहाँ पे इन्होंने यूनियन पार्टिसिपेशन की बात कही है, इन्होंने वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात नहीं कही। आगे हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो उसकी बात भी करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात भी करेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग, दूसरी बात कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की ये बात करते हैं, कहते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो एक या ट्रेड यूनियन जो है वो एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है वर्कर्स की, या ठीक है। तो ट्रेड यूनियन के पूरी तरह जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब मेजर क्रिटिसिज्म किसने किया था इसका, तो वो किया था मार्क्सिज्म ने, ठीक है। मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले जो लोग थे उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत तुम गलत चीज़ बता रहे हो, मतलब हालांकि यूनिटरी से तो ठीक ही था लेकिन तब भी वो इसका अपोज करते, कहते कि अकॉर्डिंग टू होम एक्सप्लोटेशन स्लेवरी विल कंटिन्यू अनअबेटेड इन द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लुरलिज्म। देखिए कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आप स्लेवरी लेवरी तो बढ़ती रहेगी उसमें, तो इससे कोई फर्क आने वाला नहीं, बस ये है कि वो आप थोड़े से अच्छा पैसा, अच्छे पैसे वाले वो लोग वो बन जाएंगे स्लेव, पैसा थोड़ा सा उनको अब ठीक मिल जाएगा बस, और कुछ इतना कुछ खास इससे फर्क होने वाला नहीं है। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अप्रोच जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बिल्कुल जो प्लूरलिस्ट अप्रोच है वो बिल्कुल भी अलग, बिल्कुल मतलब उससे यूनिटरी अप्रोच से बिल्कुल अलग है ना। वहाँ पे वो कहते हैं कि ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अब ये कहते हैं कि नहीं, दोनों पैरेलल चल सकते हैं, कि एक ट्रेड यूनियन है और एक जो है मैनेजमेंट है, दोनों दोनों के दोनों का ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वो कहते थे नहीं, खाली हम रूल करेंगे, हम बताएंगे जो वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो है लगभग अपोजिट हैं।
आगे ये क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि देखिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मल्टी स्ट्रक्चरल यूनिट सी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप जब उसमें ही डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे जब डिवीज़न होगा तो वहाँ पे दूसरे से भी कन्फ्लिक्ट होगा और विदिन भी कन्फ्लिक्ट होगा, मतलब आपस में भी कन्फ्लिक्ट होगा, और दूसरे से तो कन्फ्लिक्ट, मैनेजमेंट से तो कन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा। तो ये कोई बहुत अच्छी थ्योरी इन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। अब क्या क्या बातें जो हैं ये मानते हैं, ठीक है, जो बातें मतलब बिल्कुल इन शॉर्ट समझ सकते हैं आप, कीवर्ड्स की तरह इनको देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलिशन ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट वेयर द रोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू मीडिएट अमंगस्ट द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब ये कहते हैं कि इंडस्ट्री है, वहाँ पे ट्रेड यूनियन है, वहाँ पे जो है एक ओनर है, मान लीजिए, ठीक है। तो अब दोनों के कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं कि एक कंपीटिंग इंटरेस्ट मतलब समझ लीजिए एक के इंटरेस्ट, आपको पता है दोनों के इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। एक का इंटरेस्ट होता है कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, एक का इंटरेस्ट होता है हमारी सैलरी ठीक ठाक मिलती रहे, हम हमारी एक सोशल इकोनॉमिक जो है थोड़ी सी वो बनी रहे। तो ये बात होती है दोनों में। तो कंपीटिंग इंटरेस्ट, लेकिन वहाँ पे जो मैनेजमेंट जो काम करता है वो करता है मीडिएटर का, ठीक है। वो मीडिएट करता है दोनों के डिफरेंट इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स के बीच में, जो है जो मैनेजमेंट है तो वो मीडिएट करता है, ठीक है। ट्रेड यूनियंस आर लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट, तो ये बात मैंने ऊपर आपको बताई थी कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव हैं एक एम्प्लॉय के, ठीक है। प्लूरलिस्ट अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर अप्रोच में ऐसा नहीं माना गया है, ठीक है। लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, मैं भूल जाता हूँ इसको यूज़ करना बार बार बार, ठीक है। स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एज प्रोडक्ट ऑफ कंसेशन एंड compromises between management and unions. Legitimacy of management authority is not automatically accepted. Conflict between the management, अच्छा ठीक है, सिंपल ये समझिए कि ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी अगर किसी इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी चाहिए तो वहाँ पे वो स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ से हो सकती है, ठीक है, कंसेशन से हो सकती है, इसी तरह से हो सकती है, कोई और मतलब किसी और अगर मतलब ये कहते हैं एक यही अच्छा तरीका है जहाँ से स्टेबिलिटी आप जो है अटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेजिटिमेसी ऑफ द मैनेजमेंट अथॉरिटी इज नॉट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड, जैसा कि यूनिटरी अप्रोच में था कि हम लोगों ने सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ लेजिटिमेट जो अथॉरिटी है वो मैनेजमेंट है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे दोनों चीज़ पैरेलल चलती है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स अंडरस्टूड एंड एज इनएविटेबल, कहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है वो इनएविटेबल है, वो होगा ही होगा क्योंकि दोनों के कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं। तो ये बातें यहाँ पे होती है। एम्प्लॉयज ज्वाइंस यूनियंस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखिए डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हुआ था कि यूनियंस पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जब एम्प्लॉयज़ यूनियन ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली उनको वहाँ से उनके इंटरेस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग में वो मैनेजमेंट में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। यूनियन दस बैलेंस द पावर बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। तो यूनियन जो है वो एक समझ लीजिए वो ये ऐसा भी काम करती है कि जो पावर्स हैं जो इंटरेस्ट हैं वो उसका भी काम सो करना चाहिए कि किसी के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ही ना हो जाए कि मतलब बिल्कुल जिससे अगले का लॉस भी ना हो जाए और अगले का किसी का मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी ना हो कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाए। तो इन बातों का भी ध्यान जो है वो ट्रेड यूनियन जो है देती हैं। अब ये बातें हो गई, लेकिन अब उसके बाद जब एक इंडस्ट्री या एक कोई भी यूनिट जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो सोसाइटीज इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेट इंटरवेंशन थ्रू लेजिस्लेशन, ठीक है। तो अब उनको जब प्रोटेक्ट करना होता है तो वहाँ पे जो है स्टेट इंटरवेन करती है उसमें, और जो सोसाइटी के इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई और किसी भी तरह का कोई इशू है तो उसको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होती हैं वो सब देख लेती हैं। हालांकि ट्रिब्यूनल्स और भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, इंडस्ट्री के बाहर के गवर्नमेंट के एजुकेशन होते हैं, तो वहाँ से भी जो ये सब चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे आती हैं। द थ्योरीज और ऑन प्लूरलिज्म वर इवॉल्व्ड इन द मिड सिक्सटीज एंड अर्ली सेवेंटीज एंड इंग्लैंड विटनेस्ड, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हाउएवर द रिसेंट थ्योरीज ऑफ प्लूरलिज्म एमिनेट फ्रॉम ब्रिटिश स्कॉलरशिप फॉर्म फ्लैंडर्स, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। प्लूरलिस्ट एजम्पशन अबाउट वर्क प्लेस रिलेशन, वर्क प्लेस, अब देखिए प्लूरलिस्ट के कुछ एजम्पशन होते हैं, वर्क प्लेस के लिए क्या एजम्पशन है, कन्फ्लिक्ट के लिए क्या क्या एजम्पशन है। तो देखते हैं वर्क प्लेस के लिए क्या उसके एजम्पशंस हैं। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियसली दे बोथ हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी, ये मानते हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी हो सकती है, जैसे कि ट्रेड यूनियन और दूसरा मैनेजमेंट, है ना, तो मल्टीपल सोर्स हैं एजम्पशन। और इवन आगे आप पढ़ेंगे कि ट्रेड यूनियन जो है एक इंडस्ट्री में मल्टीपल ट्रेड यूनियंस भी हो सकती हैं, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी वहाँ पे ही मिलती हैं,
ठीक है, 7 लोग मिले और उन्होंने एक यूनियन बना ली, तो उनको भी वही राइट्स मिलेंगे जो एक 150 लोग वाली यूनियन के लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है। एजम्पशंस अबाउट वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट। अब वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हैं, इनएविटेबल है, उसको जो है टाला नहीं जा सकता बिल्कुल, कि बिल्कुल होएगा ही नहीं, वो हो सकता है। ठीक है। कॉज्ड बाय डिफरेंट ओपिनियंस एंड वैल्यूज, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, वैल्यूज अलग हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अवॉइड बाय एक्सेप्टिंग ट्रेड यूनियंस इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आप ट्रेड यूनियंस को एक्सेप्ट कर लीजिए तो, और डिसीजन मेकिंग में जब इंक्लूड कर लेंगे तो कन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ये मानते हैं। वर्क प्लेस रोल ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन का जो वर्क प्लेस में वहाँ पे क्या रोल होता है। नॉट द कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, जैसा कि यूनिटरी में कहा जाता है कि ये कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट है, तो कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ये नहीं मानते हैं। ठीक है। आर एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्स वर्क प्लेस इंटरेस्ट दैट ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, अब एक डाइवर्सिटी मिलती है वहाँ पे। ठीक है, एक एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्स वर्क प्लेस की, क्योंकि वहाँ पे ब्लू कलर वर्कर भी है, वहाँ व्हाइट कलर वर्कर भी है, वहाँ मैनेजमेंट भी है। ठीक है, तो ये चीज़ मिलती है वहाँ पे। अ लेजिटिमेट पार्ट ऑफ वर्क प्लेस रिलेशन, ऑब्वियसली एक लेजिटिमेट पार्ट है वर्क प्लेस रिलेशन का। ठीक है। एजम्पशंस अबाउट द रोल कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में क्या सोचते हैं। डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑन अ कलेक्टिव बेसिस। कलेक्टिव बेसिस पे एक चीज़ों को देखते हैं, कोई एक वर्कर जाके नहीं चला जाता है कि भाई देखो हमको ये दिक्कत है, हाँ, इसको रिजॉल्व कर दो। वो जाता है ट्रेड यूनियन के पास, ट्रेड यूनियन जाती है उसके इशूज़ को लेके मैनेजमेंट के पास। ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट मीन्स फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट रूल्स। ठीक है, तो ये एक बहुत सही एफिशिएंट एक मीन्स है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, जिसकी तरह हम जिसके जिसके थ्रू हम एक सिस्टम को जो है स्टेबलाइज कर सकते हैं। फेयर आउटकम्स बाय बैलेंसिंग एम्प्लॉय मैनेजमेंट पावर। ऑब्वियसली ये जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही हम किसी भी दो जो डिवीज़न है उसके पावर्स को जो है बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रैटेजिक चॉइस थ्योरी, इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया था कि एक अप्रोच के अंदर बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, वैसे एक ये भी थ्योरी है। ठीक है, तो इसके की प्रोपोनेंट कौन कौन थे। कॉशन थे, कैट्स थे, मैकर्जी थे। तो ये सब इसके आप पूछ सकते हैं कि यूपीएससी में कि भाई जो मैकर्जी थे वो किस थ्योरी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजिक चॉइस थ्योरी दे सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये बात आती है। अब फ्रेम्स का प्लूरलिस्ट होगा, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली प्लूरलिस्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो फ्रेम वही होगा। ठीक है। फोकस ऑन जनरल, लेकिन अभी देखिए अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये ठीक है प्लूरलिस्ट में है। अब वहाँ पे तो आप नहीं पढ़ रहे होंगे ना प्लूरलिस्ट, तो वहाँ पे ऐसे डाल के दे देगा कि बताओ ये किस अप्रोच की थ्योरी है। तो वहाँ पे आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। फोकस किस पे होता है। अ जनरल थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर एक थ्योरी है, कुछ खास मतलब ऐसा स्पेशल इन्होंने चीज़ नहीं दे रखी कि हाँ किसी कलेक्टिव बार्गेनिंग पे मोर एम्फोसिस इन्होंने दिया हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सप्लिसिट है, दिखता है। ठीक है। थ्योरी एम्फोसाइजेस द स्ट्रेटजिक चॉइस ऑफ एक्टर्स इन डिसाइडिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन आउटकम्स एज इन्फ्लुएंस्ड बाय। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि आखिर मतलब अगर प्लूरलिस्ट अप्रोच को ना फॉलो किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, उसके क्या क्या मतलब कैसे इन्फ्लुएंस करेगा वो उसको। ठीक है, तो रिलेशन जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। देखिए, यूनियन मेंबरशिप डिक्लाइन हो सकती है। ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग फ्रेमवर्क्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग फ्रेमवर्क्स जो है उनका ब्रेकडाउन हो सकता है। रिट्रीटिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्रोएक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, जैसे कि बहुत कम वेजेस है, बहुत सारे वर्कर्स को किसी तरह हायर कर देना और बंधा मजदूर टाइप की हरकतें करना। ठीक है, तो ये हो सकता है। स्प्रेड ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन रेगुलेटरी थ्योरी। ठीक है, अच्छा ये क्या है, मैंने एक साथ लिख दिया। रेगुलेटरी थ्योरी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये अलग चीज़ है। स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी मतलब वही यूनिटरी वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। अब रेगुलेटरी थ्योरी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये रेगुलेटरी थ्योरी एक्चुअली मैंने बीच में वो देना मैं भूल गया हूँ, स्पेस तो नीचे आ जाता वो। ठीक है, खुद पीडीएफ बनानी पड़ती है भैया, मेहनत लगती है। चलिए, फ्रेम जो है इसका प्लूरलिस्ट है। फोकस जो है स्टेट इंटरवेंशन। अब देखिए, रेगुलेटरी थ्योरी में ये बात कहते हैं कि जब कोई और रेगुलेट करने लगता है पूरे पूरे जो एजुडिकेटर हो गया या जो आर्बिट्रेशन हो गया, उसको जब कोई एक इंसान जो है रेगुलेट करना शुरू कर देता है, उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता, उससे एक नेगेटिविटी आ जाती है। जैसे कि अब देखिए, पहले की प्रोपोनेंट देख लेते हैं इसके कौन कौन है। स्टिगलर हैं, फ्रीडलैंड हैं, जॉस्को हैं। अब फ्रेम बता चुका हूँ मैं आपको थ्योरी। अब इसमें दो थ्योरीज आती हैं। रेगुलेटरी थ्योरी के जो दो पार्ट हैं उसमें बेसिकली रेगुलेटरी थ्योरी है कि एक रेगुलेट कर लेना, किसी भी इंडस्ट्री को गलत तरीके से रेगुलेट करना। ठीक है, अब वो किस तरह रेगुलेशन होता है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो एक ही थ्योरी इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कैप्चर थ्योरी। बार्गेनिंग थ्योरी नहीं आती है कभी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसमें कुछ इतना है भी नहीं। ठीक है, तो कैप्चर थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जॉर्ज स्टिगलर ने दी थी, जिसमें क्या था,
जिसमें क्या था कि वो एक जो मतलब जो आर्बिट्रेटर्स हैं और जो एजुकेटर ट्रिब्यूनल्स हैं, ये सब जो है मिल जाते हैं। ये सब मैनेजमेंट से मिल करके जो है बेवकूफ़ बना देते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो उनका पैसा वैसा खा लेते हैं या ऐसी जो है उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो वहाँ पे जो है ये रेगुलेशन थ्योरी काम आती है। ठीक है, तो वो कैप्चर थ्योरी के अंडर जो होता है, जब कैप्चर कर लेता है पूरे उस पूरे इंडस्ट्री को या एजुकेटर्स को, जब मैनेजमेंट जो है कैप्चर कर लेता है। अभी भी ये सब देखा जा सकता है हालांकि। ठीक है, कि मैनेजमेंट जो है पूरा पैसा वैसा दे के वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि एक जो वर्कर है वो किसी ट्रिब्यूनल में जाके केस जीत जाए। ठीक है, तो उसके दो चार लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब किसी से बोलना नहीं है ऐसे कि नहीं नहीं सब कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, हालांकि सब जानते हैं कि कैसी क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ही बात करते हैं कि ये सब बिक सकते हैं, ये सब जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन को। तो वहाँ पे जब बात आती है तो वो कैप्चर थ्योरी होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर जो समरी क्या है, क्या समझ में आया इससे। ठीक है, तो बात यह है कि जो एक प्लूरलिस्ट थ्योरी है वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट तो होते हैं। ठीक है, ये बात प्लूरलिस्ट थ्योरी वाले मानते हैं, कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट तो होते हैं। ठीक है, लेकिन उस लेवल के कन्फ्लिक्ट भी नहीं हो जाते जैसा कि मार्क्सिज्म अप्रोच वाले बताते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऐसा हो जाएगा कि आपको पूरा का पूरी सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी, हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो है प्लूरलिस्ट थ्योरी वाले नहीं कहते। वो कहते हैं कन्फ्लिक्ट है, दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लगातार वो कन्फ्लिक्ट बने रहेंगे, उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। आप ट्रेड यूनियन को जो है इस्टेब्लिश कर लीजिए और आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो है इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्क्सिज्म वाला काम ये नहीं करते हैं, ये ऐसा नहीं कि इनकलाब जिंदाबाद नहीं करते हैं। ठीक है, लाल सलाम ये सब काम नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट से वो रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, थ्रू ट्रेड यूनियन वर्कर्स आर्ग्यू विद हायर वेजेस इंक्रीज बेनिफिट्स। तो ये सब चीज़ें जो भी इनके इश्यूज होते हैं ये सब जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू बाई पार्टाइट रिलेशनशिप से जो है सही करे जा सकते हैं। ठीक है, an important part of this model is that workers recognize that it's their best interest for the company thrive, so while they are loyal to the union। ठीक है, देखिए बात यह है कि अगर एक जो लेबर होगा वहाँ का, जो एक वर्कर होगा, अगर वो सही से काम करेगा, अगर उसका भी इंटरेस्ट वही है, मान लीजिए अगर उसको वो सही से अगर काम करता है तो इंडस्ट्री भी सही से काम करेगी और सही वेजेस उसको मिल पाएंगे। मान लो वो उसने बहुत वर्कर्स ने ऐसी इस तरह स्ट्राइक कर दी कि कंपनी इंडस्ट्री ही लॉस में चली गई, तो इंडस्ट्री जब लॉस में चली गई तो उसको वेजेस कौन देगा। ठीक है, तो दोनों के ही जो है इंटरेस्ट जो है एक दूसरे पर जो है डिपेंड करते हैं। अगर इंडस्ट्री सही से वेजेस नहीं पे करेगी तब भी दिक्कत है, और अगर वर्कर्स परेशान करेंगे तब भी दिक्कत है। दोनों में लॉस जो है दोनों का है उसमें। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे करते हैं। एम्प्लॉयज मीनवाइल अंडरस्टैंड दैट द फेयर वेजेस एंड गुड वर्किंग कंडीशन मेक एम्प्लॉयज मोर प्रोडक्टिव। और कुछ जो इसको फॉलो करते हैं वो एम्प्लॉयर्स मानते हैं कि अगर हम गुड वेजेस देते हैं, गुड वर्किंग कंडीशन देते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो सकती है। डिसडेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन This delicate balancing act between interests became prominent in the 1930s during Roosevelt's New Deal government and is still a popular model at many companies today। तो हाँ, ऑब्वियसली ये एक पॉपुलर मॉडल है, अभी भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। गुजरात में आपने सुना होगा एक के बारे में जो ऐसे ऐसे जो है परक्विजिट्स जो है देता है। तो ये सब चीज़ें वाकई में ये जो इन्होंने बताया है कि एक प्रोडक्शन इंक्रीज करी जा सकती है किसी भी जगह की गुड वर्किंग कंडीशन करके वहाँ पे, और फेयर वेजेस दे के वहाँ की प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज करी जा सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने कर लिया है प्लूरलिस्ट अप्रोच और इसकी जितनी थ्योरीज थी। ठीक है, अब इसकी थ्योरीज एक भी नहीं बची हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जो करेंगे वो करेंगे मार्क्सिज्म। ठीक है, मार्क्सिज्म नहीं, वो तो बहुत ब्रॉड है। मार्क्सिस्ट अप्रोच को देखेंगे कि आखिर वो अप्रोच क्या है। थोड़ा सा ओवरव्यू ये है कि वो ऐसा मानते हैं कि कोई भी अगर अप्रोच, अगर किसी भी अगर हमको चेंज लाना है, कोई बड़ा चेंज लाना है, तो उसका चेंज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वर्कर्स से। ट्रेड यूनियन उसका सेंटर होता है किसी भी उसको, अगर हमको किसी भी रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करना तो वो उसका जो पूरा इर्द गिर्द इसी के घूमता है, ट्रेड यूनियन के। ठीक है, तो उस अप्रोच को हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।